साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर वैसे देखने को तो बहुत कुछ ठीक ठाक है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी देखें भारत को तो सब कुछ इस तरीके से दिखाई दिया जाएगा जैसे हलवाई घर की दुकान पर लच्छेदार तरीके से मावा रखा हुआ हो या कलाकंद रखा हुआ हो। यानी कितना अच्छा है। लेकिन अगर हम उस लच्छेदार कलाकंद को जब हम खाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो चीनी है ना, इस चीनी ने इसका सारा स्वाद बिगाड़ दिया है। यही स्थिति हमारे देश की। अगर हम अंदर घुसकर इस देश को अगर देखें तो जातीय हिंसा और अपने आप में जातिवाद का दंभ जो लोग भरते हैं, ज्यादा नहीं रहे हैं, अब बहुत हद तक सुधार है, लेकिन फिर भी जातिवाद का दंभ भरने वाले लोग जो इस श्रेणी में आ रहे हैं वो इस कदर हावी हैं कि अपने से छोटे या अल्प आबादी वाले लोग जो हैं उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने से नहीं चूकते। ऐसा ही किस्सा एक 21 अप्रैल 2010 को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरा था। हमारे हरियाणा स्टेट के मिर्चपुर गांव में, वह मिर्चपुर गांव जिस गांव में 258 परिवारों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था और 2 आदमी, एक महिला बालिका और एक पुरुष जिंदा जल गए, यानी आग की भेंट चढ़ गए थे और बाकी परिवारों ने भाग करके अपनी जान बचाई। जो जिस स्थिति में था उस स्थिति में भाग गया, चाहे उनके पशुधन हो, चाहे उनकी नकदी हो, चाहे उनके बर्तन हो, चाहे उनका जेवर हो, कोई भी जो वस्तु वहां पर रही वो रह गई। बाकी अपनी जान और अपने तन के कपड़े लेकर के वो भाग गए और जा करके हिसार के पास एक सामाजिक कार्यकर्ता वेदपाल जी तंवर के यहाँ जाकर के शरण ली। जो 100 परिवार टेंट नुमा लगा करके छत और अपना जीवन बसर वहां करने लगे और बाकी के जो 158 या 150 फैमिली बची वो से स्टेट के अन्य शहरों में जाकर के या जिलों के अन्य शहरों में जाकर के अपना जीवन यापन जिस तरीके से भी वो करने लगे। बात नंबर 2, हिसार के अंदर जो दलित फैमिली, जो 258 फैमिली जो निकली वहां से, जिनको जिंदा जलाने का प्रयास किया, वह फैमिली शेड्यूल कास्ट में भी बहुत निचले तबके में आती है, जिनको कोई अपने बगल में बसाना पसंद नहीं करता। अस्पृश्य जाति होती है। अब जो व्यक्ति निकल गए, अपनी जान बचा करके जो चले गए, अब या तो उनको गवर्नमेंट बसाए या फिर वो देश से बाहर चले जाएं। 2 ही विकल्प होते हैं, तीसरा विकल्प है ही नहीं। कोई आदमी बसाएगा नहीं बगल में, और गवर्नमेंट बसाएगी तो आदमी जाएगा कहां? कहीं ना कहीं तो शरण लेगा। और आखिर कब तक शरणार्थी शरणार्थी होते हैं? चाहे आप किसी अन्य के किराए के मकान में जाकर के रहिए या फिर आप किसी टेंट नुमा किसी वस्तु में या किसी खेत पर जाकर रहिए, तो आप कब तक रहोगे? शरणार्थी ही रहोगे आप। तो ये भारत की राज्य सरकारें जो हैं उनका दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास की व्यवस्था करें। लेकिन वर्तमान सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने इस बारे में सोचा उनके लिए और 8.5 एकड़ भूमि उनके लिए आवंटित हुई। अब सोचिए, भूमि तो आवंटित हो गई,
लेकिन क्या भूमि उन्हें मुफ्त में मिल पाएगी? क्या पुनर्वास के दौरान उनको निर्माण कराए जाएंगे सरकार के फंड के द्वारा? क्या जो मिर्चपुर गांव के अंदर अपनी पैतृक भूमि जो छोड़ कर आए थे, क्या मुआवजा सरकार देगी उसका उन्हें? तो हम इन्हीं बातों पर आज चर्चा करते हैं, और पुनर्वास के दौरान सरकार का क्या सहयोग रहता है और क्या नहीं रहता, आज हम इस चीज को सोचेंगे। और इस बात को भी सोचेंगे कि हमारे देश की जो सबसे निचले स्तर की अस्पृश्य जाति है, वाल्मीकि समाज, क्या उसके प्रति जो हमारी सोच है कि वो इसी तरह की मानसिकता बनी रहेगी या हमारी मानसिकता चेंज हुई है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो साथियों, हमने आपको ये तो बता दिया कि जो 21 अप्रैल 2010 में जो झगड़ा हुआ था, तो वहाँ के प्रभावी जो लोग हैं जाट समुदाय के, उनके द्वारा जातीय हिंसा के बाद में आज वो वहाँ से घर छोड़कर विस्थापन हो गए। उसके बाद सरकार ने 75 सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ लगाए थे, और 6 बरस के बाद में 75 सीआरपीएफ जवानों को हटाने के बाद में भी फिर एक बार जातीय हिंसा हुई। दोबारा फिर सरकार ने वहाँ पुलिस चौकी का निर्माण किया और पुलिस चौकी खोल दी। ये तो वो बातें हो गई कि कैसे लोगों का विस्थापन हुआ, ये बात हो गई। खैर, अब जो गेंद सरकार के पाले में है, हम उस पर बात करेंगे। क्या वह उन विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के दौरान मुफ्त भूमि देगी, बनाकर देगी, मैप बना करके देगी, या फिर अलॉटमेंट करेगी तो किससे करेगी, कितना पैसा लेगी, किस्तों में लेगी या कैश लेगी, और लेगी तो सरकार क्यों लेगी? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? बात नंबर 2, अगर जहां वो भूमि छोड़ करके आए थे लोग, उस भूमि का मुआवजा कौन देगा? उस भूमि को अधिग्रहण कौन करेगा? या वह भूमि उन्हीं प्रभावित समाज के लोगों, जो जाट समाज के लोग, उन्हीं के अंदर रहेगी, या फिर गवर्नमेंट उसको बेच करके यहां उसकी भरपाई करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। 15 अक्टूबर 2020 को स्टेट गवर्नमेंट के हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के राजनीतिक सचिव श्री कृष्ण बेदी जी द्वारा 8.5 एकड़ भूमि में 102 परिवारों को प्लॉट के कब्जे दे दिए, और साथ ही 4.56 करोड़ का जो बजट सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है। कम्युनिटी सेंटर, जहां पर आप मीटिंग कर सकते हो या कोई शादी प्रोग्राम समारोह जो हो वो कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। और जो भूमि दी गई है, वह भूमि पैसे पर दी गई है, जिसकी ईएमआई बंधी हुई है। हर व्यक्ति को ईएमआई देनी होगी 20 वर्ष तक में, जब तक उस प्लॉट की पूरी कीमत नहीं चुक जाती है। और वो दरें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। यानी कि 880 गज का जो प्लॉट है, वह 820 रुपये प्रति माह ईएमआई होगी उसकी, और जो 800 गज का प्लॉट है उसकी 5,788 ईएमआई होगी। यानी कि हर प्रति गज की कीमत रखी है गवर्नमेंट ने 1750 रुपये, प्लस 4% ब्याज, यानी कि 4% ब्याज के साथ वह कीमत अदा करनी होगी। और टोटल प्लॉट जो वहाँ वर्गीकृत किए गए हैं, जो काटे गए हैं, वह 85 गज, 100 गज, 80 गज, 120 गज, 150 गज, 600 गज के हैं। और इसी हिसाब से उन्हें किस्तें चुकानी होंगी, और किस्तें चुकाने के बाद में उनके जो पट्टे हैं उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन आप एक चीज सोचिए,
जो परिवार अभी विस्थापित हुए 10 वर्ष नहीं हुए उनको, जो दूसरे के यहाँ शरणार्थी रह रहे हैं, उनको भूमि मुहैया कराई जा रही इतनी महंगी कीमत पर। हिसार के ढंडूर जो गांव है उसके नजदीक जो उन्होंने भूमि उपलब्ध कराई है, वह क्या है मां? सिवाय झाड़ झंकाड़ के कुछ नहीं है। आबादी की भूमि भी नहीं है ढंग से जो कम से कम आदमी कमा सके मां। ये फैमिलियां कहां से चुका पाएंगी EMI? और नहीं चुका पाएंगे तो क्या जीवन भर सरकार के कर्जे में रहेंगी? सरकार को इनको निःशुल्क भूमि मुहैया करानी चाहिए थी, और निःशुल्क भूमि मुहैया भी नहीं कराई। और हरियाणा में जो मिर्चपुर इनके जो पूर्व भूमि थी, पैतृक भूमि, वह भी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है, यानी कि सुपुर्द कर लिए अपने। उनके बदले भी उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है यहाँ, जबकि उनको बदले इनको भूमि मिलनी चाहिए थी बदले की। हालांकि जहां उनके जिस तरीके से भूमियां थी उस हिसाब से प्लॉट काटे उतने ही, लेकिन भूमि का पैसा अलग से वसूला है। और दूसरी बात कि 258 फैमिलीज थी उस समय 2010 में। क्या फैमिली बड़ी नहीं होंगी, शादी नहीं हुई होंगी? लेकिन उन्होंने सिर्फ कब्जा 102 फैमिलीज का दिया है, बाकी फैमिलीज का नहीं दिया है। और कुल मिलाकर के ये है कि आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी देव प्रिंट हिंदी, उसमें एक आलेख दिया था, उसने छापा था। वो ये था, नाम ने छापने की शर्त पर एक प्रभावशाली जाति के लोग के ही द्वारा स्टेटमेंट दिया हुआ था। उसमें था कि दलितों को तभी तक हम स्वीकार कर सकते हैं जब वे खेतों में काम करें या कोई भी हमारे काम करे, अपनी मजदूरी लें और हटें। हम उनको बराबरी में बैठे हुए नहीं देख सकते, ना ही स्वीकार कर सकते। अब आप सोचिए ये कैसी मानसिकता है? क्या वो लोग हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं, हमें स्वच्छता दे रहे हैं, वो एक हमें स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, और क्या उनके प्रति ये सोच हो सकती है? ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को खड़े करके चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। वो भी तो नागरिक हैं, उनको भी तो जीवन है अपना। कब तक आप उनको बराबरी का दर्जा नहीं दोगे? जब तक आप बराबरी का दर्जा नहीं दोगे तब तक ऐसे ही देश के अंदर अपराध होते रहेंगे। और ये सरकार को सोचने और समझने की बात है। अभी इन लोगों की सजा के लिए जो फैसला आया था उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट संदेश दिया था। वह दिया था कि आज़ादी के 73 साल बाद भी सवर्णों और अनुसूचित जाति जनजातियों के खिलाफ अत्याचार अभी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार कहती है, या सवर्ण कास्ट के लोग कहते हैं, सेक्शन 3 खत्म करिए आप, रिजर्वेशन खत्म करिए आप। ये जीता जागता उदाहरण है। जिंदा जला देने का प्रयास, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा ऐसी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ना ही वहाँ सड़क है, ना ही वहाँ पेयजल है, ना ही वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी वहाँ रह सकता हो। जबकि 4.56 करोड़ रुपए में अच्छे से अच्छा एक कॉलोनी बसाया जा सकता है, लेकिन नहीं। पैसे दो, कब्जे लो, पूरा पैसा चुक जाएगा, हम आपको पट्टा दे देंगे। लेकिन मात्र 102 फैमिलीज को ही कब्जा मिला है, अन्य को नहीं मिला है। और उन्हीं को मिला है 202 फैमिली में जो वहां से विस्थापित हुए सूची में राशन कार्ड के आधार पर। लेकिन जो नई फैमिलीज आई हैं, नए बच्चे जो हुए, उस समय जो बच्चा 18-19 वर्ष का होगा वो आज 29 वर्ष का हो चुका होगा, उसकी भी अलग से फैमिली बन चुकी होगी, उसको भी एक प्लाट की आवश्यकता है, उसका भी एक जीवन यापन करना है उसको।
और वाल्मीकि समाज एक एक्सप्रेस समाज, इसको कोई भी अपने पड़ोस में प्लॉट नहीं देता है, कोई भी अपने खेत में नहीं बसाता है इन लोगों को। यह गवर्नमेंट की व्यवस्था है। ऐसी एक्सप्रेस जाति को विस्थापन के दौरान पुनर्वास कराना गवर्नमेंट का काम है। और इस समाज के लिए तो बगैर विस्थापन के भी पुनर्वास अगर आप कराओगे तो वह भी सरकार को ही कराना होगा, जो भी उचित दर पर। यहाँ उचित दर का तो प्रश्न ही नहीं होता, जब ऑलरेडी उनके पैतृक भूमि सरकार समय अपने आप में अप्रूव ले चुकी है, भूमि को अपने कब्जे में ले चुकी है, तो फिर मुआवजा किस बात का है, रेट कहीं ईएमआई किस बात की? ईएमआई सरकार को लेनी चाहिए। और साथ ही सरकार ने जहां इनको हिसार सिटी के पास में डुंडार गांव के पास में जो उनको बसाया है, उस आबादी जो क्षेत्र, उसका नाम दीन दयाल उपाध्याय का नाम रखा है, जो उन लोगों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। भाई जब पैसा हम लोग दे रहे हैं 1750 वर्ग गज के हिसाब से, तो यहाँ टोटल आबादी जो है वह वाल्मीकि समाज की है, तो इस आबादी एरिया का नाम भी जो दलितों के नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए। ऐसी वहां के लोगों की मांग है, एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने पढ़ा है। और साथ ही उस रिपोर्ट में यह तक हवाला दिया गया है कि कुछ लोग अपने पुराने जो जेवर हैं उनको बेच करके ईएमआई भर रहे हैं, रिपोर्ट के हवाले से। अब खट्टर सरकार से हम तो निवेदन करते हैं कि उनकी जो ईएमआई है उसको ख़त्म किया जाए और उनके पैतृक भूमि के बदले उन्हें भूमि दी जाए, और उन लोगों को जो नगर बसाया है उस नगर का नाम दलितों को लोक नायक BR अम्बेडकर जी के नाम से किया जाए, ऐसा उन लोगों की मांग है। और साथ ही दलितों को जो राइट्स हैं पूरे राइट्स दिए जाएं, और उस कॉलोनी के अंदर 4.56 करोड़ जो सरकार का बजट है उसको पूरी तरीके से खर्च किया जाए, खर्च करके उनको मकान बनाए जाएं और उन्हें सुविधा दी जाए। साथ ही स्टेट के अंदर ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद दोस्तों, अब हम चलते हैं।